जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि आज टोटल 50 प्रश्न का टेस्ट है। ये इस क्लास को आप लास्ट तक लगाइएगा और लास्ट तक देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और इस क्लास में आर्मी क्लर्क के लिए मैथ, जीके, जीएस, कंप्यूटर और इंग्लिश सभी यहाँ पर है। और टोटल जो है अभी आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर है, जो लेटेस्ट पैटर्न आर्मी क्लर्क के द्वारा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है। और अभी जो आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। बस आप लोगों को क्लास लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये 1945 में हुआ था। आपके एग्ज़ाम में यूएन से यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, 50% कम से कम हर एग्ज़ाम में होता है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जितने सारा क्वेश्चन है ना, आप उसको अपडेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो 1945 में इसका स्थापना हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था उसके बाद हुआ था, ठीक ना। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हुआ था। और ये टोटल 51 देश के साथ मिलकर बना था ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। जो नीति आयोग जो बना है वो इंडिया में कब बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, ठीक है, वो कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है ना, वो इनके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है ना। और इसका कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं इसका नोट करवाता हूँ आपको, ये भी नोट कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। तो इसका ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आप एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी को जो यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन जो है ना बना रहे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट है इंडिया का? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर को आप लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर काम करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। मेरे करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था, यहाँ ऑप्शन को देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा टाइम लेना है तो वीडियो को आप कुछ टाइम के लिए पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है ये है स्टेपस है, जो कान के बीच में होता है, वो सबसे छोटी हड्डी होता है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करूँ तो ये है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सबसे छोटी और सबसे बड़ी की पूछता अगर, तो यहाँ पर फीमर हो जाता आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है। तो ये शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस इसमें से कौन सा नहीं है? अब देख सकते हैं कि हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, ये तीनों क्या है? तो तीनों आपका नोबल गैस है।
और हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन आपका नोबल गैस नहीं है, यही आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपके 5 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो होता है ना आर्मी क्लर्क एग्जाम में कंप्यूटर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको स्कोर करने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर में स्कोर नहीं आ रहा है तो हमारे पास ई बुक है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 750 प्लस 1 क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आप ले लीजिए और इसको स्टडी कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है इसको करने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, यानी 1 GB में कितना MB होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 1024 MB होते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फायरवॉल का जो मुख्य उद्देश्य है ये होता है अनाधिकृत पहुंच को रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई इसको गलत तरीके से आपके कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में अनडू ऑपरेशन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो अनडू के लिए हम लोग कंट्रोल और Z बटन दबाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप लोग आंसर कमेंट में भी कर सकते हैं, आप क्लास देखते रहिए और आंसर कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन राइट होता है, ताकि मैं समझ पाऊँगी कि और मुझे किस लेवल का आपके लिए क्वेश्चन लाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर किसने विकसित किया था। तो पहला जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर यहाँ पर देख लीजिएगा, वो किया था ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, जिस राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज इतना हो जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, अब बोल रहा है कि सेम आपका वही ईयर रहेगा, वही परसेंट रहेगा, वही अमाउंट रहेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप x मान के भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो लेंथी प्रोसेस में हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको साधारण सा ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है और यहाँ साधारण ब्याज फिक्स रहता है। अगर आपको 200 रुपये अगर या 100 रुपये अगर पर मंथ जा रहा है या पर एनम जा रहा है, तो उतने ही आपको हर साल जाएंगे या फिर हर मंथ जाएंगे, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले इसको देखिए 2 वर्ष तक है ना, तो इसको आप एक कंपाउंड यानी कि एक ब्याज रेट निकाल लीजिए। इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले 10 प्लस में 10 कर दीजिए, यानी पहला वर्ष में 10 ब्याज, दूसरा वर्ष में 10% प्लस में 10 गुना में 10 कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इन दोनों को गुना कर लिया और नीचे में 100 कर लिया, अपने मन से कर लिया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपके लिए रहेगा। फार्मूला आपको ऐसे बनाना है, x प्लस वाई प्लस में XY बटा में 100, आप इसको फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 10 10 20 हो गया ये, अब प्लस में इधर 1 बच जाएगा ना, 1, यानी कि 21% क्या हो गया आपका यहाँ पर ब्याज हो जाता है। अब क्या कर लिए, आपका रेट निकल गया आपका 1। अब मान लेता हूँ मैं इसका प्रिंसिपल कितना है, मैं मान लूँगा x। अब यानी कि x का 21% कितना हो जाता है, आपका 420 दिया गया है ना, 420 दिया गया है। देखिए, मैंने दोनों ब्याज को मैंने एक ब्याज बना लिया, अभी मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर ही हूँ, इतना ब्याज दिया गया है। अब क्या कर लीजिए, अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा 420 गुना में 100 बटा में 21 दुना 42, यानी कि 2000 आपका क्या निकल गया, आपका मूलधन निकल गया। आपने x माना था ना, यानी कि प्रिंसिपल आपका निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, अब साधारण ब्याज निकालना है। आपका जब मूलधन निकल गया ना, तो साधारण ब्याज का आपको रेट दिया गया है ना, रेट कितना दिया गया है आपका 10%, और आपका टाइम दिया गया 2 वर्ष। तो आप देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन में 100 होता है। तो आप इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर इसमें से कौन सा है,
ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x प्लस 1/x बराबर में 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बताऊंगा फार्मूला। वैसे ये फार्मूला अगर डिटेल जाएंगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएंगे तो आपका बन जाएगा ऐसा करके a³ प्लस में b³ ऐसा करके बन जाएगा आपका सॉल्व करके। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला। अगर x प्लस 1/x बराबर में a दिया हो, मैं मान लेता हूँ a, तो फिर x³ प्लस में 1/x³ बराबर में क्या हो जाएगा a का क्यूब और माइनस में 3a हो जाएगा। ठीक है। अब इसको फार्मूला आप याद कर लीजिए, फार्मूला आपका रहेगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए आपको फार्मूला आपका ये याद रहेगा ना, ये फार्मूला याद रहेगा ना, तो डायरेक्टली बना लेंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा a³, तो a यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो आपका 5 बन जाएगा ना। तो पहले 5 का क्यूब कर लीजिए, माइनस में 3 गुना में 5 कर दीजिए। यहाँ पर 3 गुना में a था ना। अब आपको सॉल्व कर लीजिए। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस में 5 दिया 15 यानी घटा के 110 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाने हैं। और जहाँ पर मैथ में लगे आपको जो वीडियो को रोकना है तो वहाँ पर वीडियो रोक के सॉल्व कर लीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका आंसर क्या दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 90 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना, स्पीड इनटू में टाइम होता है। आपको स्पीड भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम दिया गया है 90 मिनट या मिनट में दिया गया है। तो ऐसा मैं करता हूँ ना कि आपका डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। तो स्पीड आप कितना दिया गया है 60 गुना में टाइम दिया गया है 90 ना, ये तो मिनट में है ना। अब मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग लगाएंगे। अब कुछ नहीं, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। 60 कट जाएगा, आपका 90 काट के यहाँ पर 90 किलोमीटर आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 342 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं संख्या का क्या मान लूँगा, यहाँ पर मैं संख्या मान लूँगा एक 2x, एक 3x, एक मान लूँगा 5x, ठीक है ना। अब बोल रहा है तीनों उनके वर्गों का योग। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। 2x का मैं क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, प्लस में 3x का होल स्क्वायर, प्लस में 5x का होल स्क्वायर, बराबर में 342। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9x स्क्वायर, प्लस में 5 25x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 342 हो जाएगा। 4 9 13 और यहाँ 25 कितना हो जाएगा 38, यानी 38x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 342। अब मैं काट दूंगा इसको तो 90 कट जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 हो गया ना। तो यानी कि अब निकाल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 9 हो जाएगा, यानी बाहर लगा के यहाँ के स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, यानी 9 का बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा ना आपका। अब तो x बराबर में 3 आ गया ना आपका ना। जब x बराबर में 3 आ गया तो संख्या क्या क्या बन जाएगा, पूछा संख्याएं क्या है। अब यहाँ पर x का वैल्यू तीनों में रख दीजिए आप, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें x का वैल्यू रखेंगे ना 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6 इसमें दिया गया है। और इसमें रखूँगा 3 3 तिया 9 ये हो जाएगा, और 5 तिया में 15, ठीक है। तो यानी 15, यानी पहला आपका आंसर सटीक बैठ रहा है। बस यहाँ पर आपको क्या करना था, x की वैल्यू 3 जो निकला है ना, आपको वो पता करना था। देखिए यहाँ मैंने समझाया है ना, तो आपको इतना लिखना पड़ा। आपको अगर पता होता ना तो डायरेक्टली इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं पर आ जाते, यहीं से आपका आंसर निकल जाता, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है मैंने बोल दिया है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्लास को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लास आधे घंटे का 1 घंटे का होता है, तो नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे ये सोच सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि एक टैंक को पाइप ए द्वारा 6 घंटे में और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में भरा जाता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक को भरने में पाइप बी कितना समय लेगा। अब क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आए ना तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अब ए को लगता है कितना 6 घंटा लगता है और बी को कितना लगता है 8 घंटा लगता है, ठीक है ना।
अब क्या कर रहा है ना कि दोनों पाइप स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन जो है 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। तो बोल रहा है कि शेष जो टैंक खाली था उसको भरने में बी को कितना टाइम लगा। तो मैं मान लूँगा यहाँ पर कि शेष टैंक को भरने में, मान लूँगा शेष टैंक को भरने में बी का टाइम कितना लगा, एक्स मान लूँगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए 2 घंटा कौन काम किया, तो ए ने काम किया। देखिए हम लोग टाइमर वर्क जब पढ़े होंगे या फिर पाइप और टंकी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा, अगर एक काम को अगर 15 दिन में करता है ना तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। उसका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप हमारा मैथ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने सिंप्लीफाई करके आसानी से मैंने बता दिया है। अब मैं मान लेता हूँ 2 घंटा काम किया ना, तो 2 बटा में कितना हो जाएगा, ए का 6 घंटे है ना, 2 बटा में 6 हो जाएगा। प्लस में 2 घंटा पहले तो ये भी काम किया ना, तो बी भी काम किया, तो बी का 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 2 बटा में 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटा में काम खत्म करता है। और शेष काम बी ने किया है ना, तो कितना देर किया वही पता नहीं है, वही निकालना है आपको। एक्स काम किया, एक्स घंटा काम किया, तो एक्स घंटे का काम कितना हो जाएगा, एक्स बटा में 8 हो जाएगा, बराबर में 1। अब बराबर में हमने 1 क्यों करा, जब टंकी भर जाता है ना तो उसके वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, जब टंकी खाली हो जाता है तो उसका वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है ना। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगर नहीं पता है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पता है पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने 1 क्यों करा। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए। पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 8 दूना में 16, 8 तिक 24 हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम कितना हो गया आपका 24, 6 चौका 24, 4 हो जाए, 4 दूना में 8 हो जाएगा, ये 8 तिक 24, 3 दूना में 6 हो जाएगा, प्लस में 8 तिक 24, ये हो जाएगा 3x बराबर में 1, कुछ बटा में 1 कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो 8 से 14, 14 और यहाँ पर 3x, यानी कितना हो जाएगा 14x प्लस 14 प्लस में, मैं इसको हटा देता हूँ बेकार पहले मैं, ठीक है ना। 14 प्लस में कितना हो जाएगा ये 3x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 1 से गुना करूँगा 24 हो जाएगा ना, 24। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं इस तरफ करूँगा ना तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10, 3x बराबर 10 हो जाएगा। अब x बराबर में कितना निकल गया आपका, 10 बटा में 3 निकल गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर जगह कम था इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। बात बाकी जैसे मैंने बताया है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया ना तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और भी जो क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। देखिए मैथ का सेक्शन ऐसा होता है ना आप एग्ज़ाम में कि 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे 10 का 10 क्वेश्चन करके आएंगे और बच्चे करके आते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब क्या, आमने सामना या फिर सटा हुआ भुजा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं सटे हुए भुजा को, ठीक, एक भुजा ऐसा होगा एक भुजा ऐसा होगा, 10 और 12 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में कितना हो जाएगा साइन थीटा मान लूँगा, जितना डिग्री का दिया रहे। तो लंबाई कितना है आपका है, मैं एक भुजा, लंबाई चौड़ाई नहीं करूँगा, मैं एक भुजा गुना दूसरा भुजा करूँगा, यानी ए और बी मैं यहाँ करूँगा, क्या करूँगा ए और बी। 10 गुना में 12 हो जाएगा, गुना में आपका साइन, देखिए साइन 60 डिग्री है ना, आपका यहाँ पर कोण एंगल दिया ही रहेगा, हमेशा दिया रहेगा जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 10 गुना में 12 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 14 के 60 यानी कि 60√3 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका किस में दिया है, बी में दिया है। इसमें मेन क्या आपका था, फार्मूला था आपका, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको, बिना फार्मूले का मेंसुरेशन में यानी कि मैथ में नहीं हो पाएगा। फार्मूला रट्टा मारने से नहीं होगा, रट्टा तो मार ही लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका फार्मूला बढ़िया से याद रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 3 हो तो कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान कितना होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ फार्मूला, पहले फार्मूले को याद कर लीजिए। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में ना
आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी ना तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे और 1 से 2 लाइन में आपका बन जाएगा। देखिए पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, एक कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँ, इसको मैं तोड़ूँ ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा एक हो जाएगा और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर में 1। ये मैंने कैसे किया पता है आपको ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर मैंने फार्मूला पर बना दिया है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर ये फार्मूला पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 1/3 दिया गया है, यानी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज है, इसके बदले में क्या करूँगा 1/3 कर दूँगा, बराबर में 1 तो है ही। अब देखिए मैं इसको मैं इस तरफ करूँगा अब ना तो क्या हो, 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कह सकता हूँ कि मैं कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 3 जो है आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसमें मेन क्या था आपका, फार्मूला था आपका ये, और फार्मूला पर मैंने ये फार्मूला बैठा दिया और इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, इसका वैल्यू, तो यहाँ पर आपका आंसर 3 निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो देख के ही घबरा जाते हैं और करके नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तो उसका क्रय मूल्य कितना है। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश ही जानते होंगे, तो इंग्लिश भी आपको यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि आपको मार्केट प्राइस दिया गया आपको, ठीक है ना, मार्केट प्राइस दिया गया है आपको, उस पर डिस्काउंट प्ले कितना दे रहा है 20% का, तब भी उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका बोल रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले मैं निकालूंगा सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, तो पहले दिया गया है मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट है ना, यानी उसको 80% वो ले रहा है, तो मैं इसका 80% निकालूंगा, 80/100 कर दूंगा। अब 0 कट जाएगा, 12/96 960 रुपये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस निकल गया ना। अब आपको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और आपका लाभ प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20 दिया है ना, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया 960 गुना में 100 बटा में देखिए 100 और लाभ कितना दिया गया था 20% ना, तो 100 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 12/96 यानी कि 800 आपका निकल जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कब फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नदी में नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितना है। देखिए यहाँ पर नाव की चाल भी पूछा गया है और धारा की चाल भी पूछा गया है। तो मैं नाव की चाल कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं बोट का स्पीड कैसे निकालूंगा, बोट का स्पीड कैसे निकालूंगा, मैं पहले क्या करूँगा 10 प्लस में 18 प्लस में 10 कर दूंगा। मैं यहाँ पर 18 10 दिया गया है, प्लस मैं बीच में कर रहा हूँ ये भी ध्यान रखिएगा, बटा में 2 कर दूंगा। ये क्या निकल जाएगा आपका बोट का स्पीड निकल जाएगा, यानी कि 28 बटा में 2 यानी काट के 14 निकल जाएगा। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया बोट का स्पीड। और मैं यहाँ निकालूंगा करंट का स्पीड, क्या निकालूंगा मैं करंट यानी कि आपकी धारा की चाल। तो करंट का स्पीड कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लस करा है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, 18 माइनस में 10 बटा में 2, ठीक है ना, यानी कि घटा के 8 बटा में 2 काट के कितना निकल जाए 4 निकल जाएगा। तो 14 और 4 निकल गया, ये ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 200 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है यानी कट रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले क्या करना है आपको ना, इसका पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ
ठीक है ना। यानी कि एलसीएम ऑफ कितना है 6, 8 और 12 दिया गया है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एलसीएम आपका 24 है। अब क्या करिए आप, पहले आप निकाल लीजिएगा, आप ऐसे करके भी निकालते होंगे आप लोग ना, ऐसे करके निकालते होंगे 6, 8, 12 ऐसे करके निकालते होंगे आप लोग। ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये भी तरीका आपका आता है, मैंने निकाल के दे दिया है आपको, आप चेक करते रहिएगा। अब मैं जितना आपको एलसीएम आ जाए ना, तो एलसीएम से पहले क्या करेगा, 2 नंबर है ना आपका, 2 नंबर आपका है, पहले 200 में भाग लगा दीजिए आप 24 से, जितना एलसीएम आएगा। तो 24 अट्ठे लग जाएगा ना, 24 अट्ठे 192 होता है, कटा के 8, यानी आप कितना आ गया 8 आ गया, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या करिए, दूसरा नंबर है 300, अब 300 में भाग लगा दीजिए 24 से, ये कितना आ जाएगा 24 से क्या में 24, कटा के 6, 24 दूना में यहाँ पर 0 हो जाए, 24 नाम 48, घटा के 12, यानी आपका ये हो गया 12। आपको बस यही याद रखना है भागफल वाला, ठीक है ना, ये और ये। और देखिए तो 12 में से 8 कम कर दीजिए, ये निकल जाएगा 12 माइनस में 8 यानी कि 4, यानी कि 12 24 200 से लेकर और यहाँ पर 300 के बीच में 6, 8 और 12 तीनों से कटने वाले संख्याएँ जो है ना वो 4 संख्याएँ हैं। तो आपका पहला ही आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका दिया गया है इंग्लिश का सेक्शन, और आर्मी क्लर्क इंग्लिश जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन यानी आधा क्वेश्चन क्या होता है इंग्लिश का ही होता है। तो इंग्लिश में भी आपका 32 मार्क मिनिमम आना ही चाहिए। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं 25 का 25 इधर बना दूंगा मैं पहला सेक्शन में, मैथ और कंप्यूटर और जीके जीएस में, और आपका यहाँ पर स्कोर अगर आ जाएगा 100 पर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको इंग्लिश सेक्शन में भी, यानी कि आपके 100 नंबर के होते हैं इंग्लिश होते हैं यहाँ पर, इंग्लिश सेक्शन में भी आप लोगों के लिए कम से कम 32 मार्क लाना है। तो ये भी कंपलसरी है, तभी आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए इस क्वेश्चन पर। आपको इंग्लिश से डर लग रहा है ना, तो आर्मी क्लर्क के लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल पर पढ़ना है, आपको ये नहीं पता होगा। मेरे से बेहतर आपको टीचर मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे बहुत सारे टीचर कि किस लेवल का आपको पढ़ाना है और कितना कम टाइम में पढ़ाना है। इसीलिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि प्ले स्टोर में एप्लीकेशन दिया गया है। आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, वीरपथ नाम है, ठीक है ना। चलिए अब मैं पैसेज को इतना लंबा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो पैसेज को मैं बस एप्लीकेशन पर रखूंगा करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पर आप क्वेश्चन को आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, और इसको सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन पर आ जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि सेम मीनिंग क्या होगा, यानी सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम क्या होगा। कहीं पर आपको सिनोनिम नहीं लिखा रहेगा तो सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम ही पता करना है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, एब्स्ट्रूज दिया गया है, तो एब्स्ट्रूज का सिनोनिम क्या होगा ये देखना है आपका। तो एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं रहता है, जो क्लियर नहीं रहता है, जो धुंधला रहता है, जिसको समझने में बहुत दिक्कत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रूज कहते हैं। तो इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑब्स्क्यूर, यानी कि अस्पष्ट, जो समझने में दिक्कत होता है, देखने में दिक्कत होता है, ठीक है, जो धुंधला होता है उसे ऑब्स्क्यूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि आपको सेम मीनिंग पता करना है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम। तो सिनोनिम में क्या है आपका प्लैकेट। प्लैकेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता चल जाए ना तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए आपको वोकैबुलरी भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारे पास इंग्लिश का भी एक आपका पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ को आप कम से कम टाइम में आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। पीडीएफ लेने के लिए आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आर्मी क्लर्क इंग्लिश का पीडीएफ। तो यहाँ पर इसका मैं बता देता हूँ कि प्लैकेट मतलब क्या होता है, खाली करना होता है, शांत करना होता है, ठीक है। तो काम भी होता है और सूत भी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम पता करना है आपका, ठीक है ना। एंटोनिम क्या किसका पता करना है, लैक्विशियस का पता करना है। तो लैक्विशियस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, यानी टॉकेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा। वर्बोस के इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन आपको एंटोनिम पता करना है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, दिखाने वाला। तो यहाँ पर साइलेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपोजिट वर्ड में। अगर सिनोनिम पूछता तो टॉकेटिव या फिर वर्बोस कर सकते थे, या चैटी भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है आपको अपोजिट वर्ड पता करना है किसका, तो एम्बिगुअस। एम्बिगुअस जो कि
स्पष्ट नहीं रहता है, अनक्लियर रहता है, ठीक है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए एंड दी, जहाँ पर ज़रूरी है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ब्लैंक दिया गया है, दोनों ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल लेगा ये देखना है। आप पहले ब्लैंक में क्या लेगा इसको पढ़ कर देख लीजिए और मेरे आंसर से पहले आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि इट वाज हिस्टोरिक डिसीजन, ये कैसा है, हिस्टोरिक डिसीजन। डिसीजन एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये काउंटेबल होता है, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर क्या है, इट वाज, सिंगुलर है ना यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ए लग जाएगा आपका। ए वाला तो आपका आंसर हो जाएगा एक, ये है कि ये है। ऑप्शन आपका बी कभी नहीं होगा और सी कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इम्पैक्टिंग इंटायर नेशन, यानी कि पूरे नेशन को ये इम्पैक्ट कर रहा है। जब पूरा की मैं बात पूरा करता हूँ, पूरा होल की बात करता हूँ ना, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। तो आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करा होगा, ए और द हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो एग्ज़ाम में 100% आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं ना विदाउट की कोई हेल्प का, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर आप अच्छे करके आएंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मोर यू स्टडी वाइजर यू बिकम, जितना आप स्टडी करोगे उतना आप बुद्धिमान बनोगे, उतना अधिक बनोगे आप, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि जितना अधिक। तो यहाँ पर ये एक प्रोवर्ब है, एडियोमेटिक है आपका यहाँ पर, एडियोमेटिक। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होता है ना, फिक्स होता है, तो इस सब चीज़ को आप याद करके रख लीजिएगा। यहाँ मैं लगाऊंगा द, यहाँ भी लगाऊंगा मैं द क्यों लगाऊंगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, कंपेरेटिव है, ठीक है ना। देखिए, द मोर यू स्टडी द वाइजर यू बिकम, ठीक है ना, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। और ये जैसे कंपेरेटिव होता है ना, तो सेम जो यहाँ लगाएंगे यहाँ भी यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर है आपका ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। फिर से आपको आर्टिकल यहाँ चुनना है, आपको देखना है कि ही एस्पायर्स टू बी MLA फ्रॉम हिज कंस्टिट्यूंसी। अब इस उसका जो अपने कंस्टिट्यूंसी है उससे क्या करना चाहता है, वो MLA बनना चाहता है, उसने इच्छा जाहिर किया अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर MLA दिया गया है। तो साउंड कैसा इसका है, तो साउंड इसका है वोवेल का साउंड ले रहा है। आपका वर्ड लेटर कुछ भी हो, अगर स्टार्टिंग आपका वोवेल साउंड से हो रहा है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, एन लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में है एन, तो आपने भी इसका एन ज़रूर चुना होगा अपना आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से फिल करना है आपको इस फिल इन द ब्लैंक में। सी वाज एक्स्टम्ड लिविंग इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है ना, अकेलापन होता है, अकेला, अकेले, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा ये देखना है आपको, यानी कि वह अकेले रहने के लिए आदी हो गया है, मजबूर हो गया है, उसका आदत हो गया है रहने का, उसे लत लग गया है। तो देखिए यहाँ पर एकम्स्टम्ड मतलब क्या होता है ना, आदत हो जाना, ठीक है ना। एकम्स्टम्ड के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी एकम्स्टम्ड मिले वहाँ पर आपको टू का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है द मैनेजर प्रेसिडेड द मीटिंग। मैनेजर ने इस मीटिंग को क्या किया, वो अध्यक्षता किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ ओवर का यूज़ किया जाता है। अगर आपने ओवर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही आप प्रैक्टिस करिएगा और उसी लेवल का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो आप हमसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंग्लिश का आप ई बुक लेने के लिए उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ही रिफ्रेंड मेकिंग एनी कमेंट्स। वो कोई कमेंट करने, कुछ बोलने से, कमेंट करने से अपने आप को क्या कर लिया है, दूर कर लिया है। तो रिफ्रेन के साथ हमेशा और हमेशा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ये भी आपका क्या एक है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ ही हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है ना। इफ़ ही हार्डर, अब यहाँ पर है कि अगर वह अधिक मेहनत किया होता, करता, तो वह एग्ज़ाम पास कर गया होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में कंप्लीट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड
स्टडीड हार्डर, अगर वो अधिक इसे अधिक मेहनत किया होता, अधिक पढ़ा होता तो वो एग्जाम में पास हुआ रहता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बेस्ट हो रहा है। अगर आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सुना है तो बिल्कुल बेस्ट है। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे और मैं समझ जाऊँगा क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं। अब आपने अभी तक क्लास देखा है ना, तो लास्ट तक क्लास को आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आ जाइए। नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स हैप्पी विथ द डिसीजन, ना तो कैप्टन ना ही प्लेयर इस डिसीजन से वह खुश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस में कौन सा लग जाएगा आपका वर्ब। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फिल इन ब्लैंक में आपका आर लग जाएगा, ठीक है ना। आर क्यों लग जाएगा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस जो आपका सब्जेक्ट जो नाइदर और नॉर से जुड़ा रहता है ना, तो लास्ट में जो आपका नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ प्लेयर्स है और ये आपका प्लूरल है, तो आपको प्लूरल वर्ब ही चुनना पड़ेगा आपका। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी में ही आपका दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो कमिटी क्या है यहाँ पर है आपका सिंगुलर है ना, इसलिए आपको इट्स का भी यूज़ किया गया है, ये भी देखना है आपको, ठीक है ना। ये सब चीज़ कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमिटी हैज़ सबमिटेड, हैज़ के बाद क्या यूज़ किया जाता है, V3 का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो किस में है, बी में आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है कि स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन बिगेन टू फॉल, नो एरर। अगर आपको एरर नहीं मिले ना इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर नो एरर चुनना है, ऑप्शन नंबर डी चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, अगर समझ नहीं आए ना दोबारा तिबारा चौबारा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, अगर आप स्कार्सली पढ़े होंगे ना, इसके बारे में पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि स्कार्सली के बाद क्या यूज़ किया जाता है, तो वेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वेन का, देन का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ क्या आता, वेन का आता। तो कौन से पार्ट में आपको एरर मिल गया, तो आप पार्ट नंबर बी में आ गया। तो यहाँ पर देन वाला में आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि माई एल्डर ब्रदर इज़ सीनियर दैन मी इन कॉलेज, नो एरर। अब इस क्वेश्चन में भी आप एरर समझ गए होंगे, आप टाइम लेने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर के बाद मैंने क्या बताया था आपको, सीनियर के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। सीनियर रहे या फिर जूनियर रहे या फिर इंटीरियर रहे, एक्सटीरियर रहे, ठीक है ना, या फिर प्रायर रहे, ठीक है ना, प्रायर रहे, तो उसके बाद हमेशा आपको टू का ही यूज़ करना है, ये फिक्स आपका है। तो यहाँ पर एरर पार्ट नंबर बी में ही है, तो पार्ट नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड से भी एक क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप एग्ज़ाम में, आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम में, जहाँ पर 2 पैसेज पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको 1 पैसेज भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैंने 1 पैसेज रखा है ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस इसमें हो जाए, ठीक है ना। चलिए आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी क्लर्क के लिए ना OnePlus डिफेंस अकेडमी बेस्ट था और बेस्ट रहने वाला है, और भी जो कमी रहेगा आप लोग बताते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास ला सकूँ, ताकि कम टाइम में आपको बहुत आपको हेल्प हो पाए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि विच वर्ड रेफर्स टू समवन हु लव्स ह्यूमैनिटी एंड वर्क्स फॉर इट्स वेलफेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे लोग कोई जो कि हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए जो तैयार रहता है, दूसरों को भलाई करने तैयार रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। हिंदी की बात करूँ मैं तो परोपकार कहते हैं, ठीक है। परोपकारी जो व्यक्ति होता है ना, परोपकारी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, कोई बिना कोई प्रूफ का वो बिल्कुल ट्रू रहता है ना, तो ऐसे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए, नहीं पता है तो डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँगा, पता है तो टाइम लेने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको लगे तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक्सियोम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 में PQRS आपको यहाँ पर दिया गया है। तो PQRS जो है ना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि द रैपिड ग्रोथ। देखिए सबसे पहले PQRS करने के लिए ना आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है ना।
आपको ये करने के लिए ग्रामर का पता होना चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तो करना ही है। उसके बाद ग्रामर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखना है PQRS को, उसके बाद ऑप्शन भी देखना है। कई सारे इसमें तरीके एक साथ आपको अपनाने पड़ते हैं, तभी आपका PQRS सही हो पाता है बिल्कुल 100%। ये क्वेश्चन आसान होता है क्योंकि आपका ये हिंट यहाँ से मिल जाता है ना, ऑप्शन से हिंट मिल जाता है। लेकिन ये आसान कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब हो पाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं द रैपिड ग्रोथ हैज़ लेड टू, अगर मैं P से स्टार्ट करूँ तो P वाला ऑप्शन इसमें एक दिया गया है, तो P के बाद क्या दिया, Q दिया गया है ना, तो P के बाद Q आपका आएगा। द रैपिड ग्रोथ हैज़ लेड टू ऑफ अर्बनाइजेशन, ये आपका आएगा नहीं, तो P वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर D गलत हो गया आपका। अगर मैं देखता हूँ कि द रैपिड ग्रोथ हैज़ लेड टू, क्योंकि आपका यहाँ पर देखता हूँ Q से आप P वाला तो नहीं हो पाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। द रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, देखिए शहरी विकास का रैपिड ग्रोथ, यानी मतलब कि बहुत ज़्यादा विकसित जो हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है ना, हैज़ लेड टू, क्यों के बाद मैं P कर लूँ, बिल्कुल आपका यहाँ से सही मैच कर जाएगा। हैज़ लेड टू के बाद तो इन करेंगे नहीं आप, इसके बाद आ जाएगा। अब अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू सेवरल चैलेंज, उसमें कई सारे चैलेंज जो होते हैं इन मॉडर्न सिटी में, जैसे कि उसका सच है ट्रैफिक, कंजेशन एंड पॉल्यूशन, बिल्कुल। तो यहाँ पर QPRS आपका ऑप्शन किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। अब देखिए कितना आसानी से बन जाता है आपका, अगर आपको रूल पता होता है, प्रैक्टिस किए रहते हैं तब। देखिए मैंने कैसे बताया है ना, कैसे मैच किया है, वैसे भी आप लोग मैच करके आंसर करने का कोशिश करिएगा। अब इसको भी देखिए और वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद मेरे आंसर से मैच करिएगा। वैसे मैं इसका बता रहा हूँ, इसका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटेंस आपका P से स्टार्ट हो सकता है, और ऑप्शन में आता हूँ तो P दिया है, Q दिया है, R दिया है। अगर मैं देखता हूँ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी आपका ठीक हो सकता है, लेकिन P बेटर लग रहा है मुझे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आपका R वाला होगा नहीं, तो R वाला ऑप्शन में काट दीजिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ, ये वाला भी आएगा नहीं, एस वाला ऑप्शन दिया नहीं गया आपका। अगर मैं P से स्टार्ट करूँ, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग, क्यों आप ले लीजिए, क्यों ज़रूरी है, फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिल्कुल। तो उसके बाद R भी आ जाएगा। बोथ पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनली इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ के किसी भी जगह पर, या पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मजबूत रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर PQRS आपका मैच कर रहा है, तो PQRS ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है यहाँ पर कि वाइल सम आर्ग्यू फॉर कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, यहाँ फॉर सम आर्ग्यू, वाइल सम आर्ग्यू, देखिए यहाँ पर मैं ऐसे करूँ, वाइल सम आर्ग्यू ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपका नहीं आएगा, तो मैं आपको Q से स्टार्ट वाला आपका मैं अभी छोड़ देता हूँ। अभी सेंटेंस P है, R है, अगर P से स्टार्ट करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, वाइल सम आर्ग्यू दैट ऑनलाइन लर्निंग, अदर तो आएगा नहीं यहाँ पर, ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए ऑनलाइन लर्निंग जो है ना, जो क्या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है। P के बाद मैं Q कर देता हूँ, तो देखिए क्योंकि देखिए ये आर्ग्यू हो रहा था कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आपको फ्री होते हैं तब देख सकते हैं, ठीक है ना, ये ठीक है। अदर्स बिलीव दैट, देखिए आपका ये इसके बाद ये मैच कर जाएगा। एक तो आपका है कि ऑनलाइन लर्निंग को ऑफर कर रहा है जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और अदर बिलीव, दूसरे ये मानते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज़ सुपीरियर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए जो जैसे हमारा पुराना क्लास चलता था वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी आप क्या हो जाएगा, PQRS इसमें भी हो जाएगा आपका। तो किस में आपका दिया गया है, ऑप्शन में A में ही दिया गया है, ये भी आपको पूरी तरह से मैच कर जाता है। देखिए ये आपको करने के लिए ना, PQRS करने के लिए ना आपको मेहनत पड़ता है, ज़रूरी होता है। आर्मी क्लर्क में आपको ये क्वेश्चन आते ही आते हैं PQRS के, तो ये भी करना ज़रूरी है। यहाँ 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी जो कुछ क्वेरी है ई बुक से रिलेटेड, आप मुझे क्लास से रिलेटेड, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।